हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी 2022 के पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, और आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे और इसको हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन करेंगे इनसे हमें जो अभी दिसंबर 2023-25 लास्ट तक जो वैकेंसी आने वाली हैं केवीएस की, उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। इनसे पता चलेगा कि जो एनसीईआरटी है उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो पीजीटी का पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसमें हमारे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आते हैं। और ये 100 के 100 मतलब कहा जाए तो कि लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हमारी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी है उन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए अपने इस चैनल पे हमने एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज चला रखी है और उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से हमने एएमआरएस पीजीटी ज्योग्राफी का भी जो है पेपर किया था और पूरे डिटेल के साथ किया था, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले इरेटोस्थनीज निम्नलिखित में से किस समूह के विद्वान हैं। ऑप्शन 1 है अरब विद्वान, ऑप्शन 2 है फ्रेंच विद्वान, 3 है रोमन विद्वान, 4 है ग्रीक विद्वान। तो क्वेश्चन में पूछा है, देखो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर है फर्स्ट जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, और इसके पेज नंबर से लिया गया है, ये 3 पेज नंबर पर इसको देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि भूगोल शब्द, देखो सबसे पहले तो इससे ये पता चलता है कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, ये दिया था इरेटोस्थनीज ने। और इसमें पूछा है कि इरेटोस्थनीज किस समूह का है, मतलब कहाँ का विद्वान है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान है। और एक ये भी देख लेते हैं कि इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। इसका कार्यकाल है 276 से 194 ईसा पूर्व। ठीक है, 194 ईसा पूर्व। तो समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसका अंतःपृष्ठ इंटरफेस भौगोलिक चिंतन के साथ है। ऑप्शन 1 है मानव शास्त्र, 2 है अर्थशास्त्र, 3 है दर्शन शास्त्र, 4 है समाजशास्त्र। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपने क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। देखो आज जो क्वेश्चन करेंगे हम 10 क्वेश्चन, वो सभी के सभी जो क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जिसकी हमारी एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है, उसी से लिए गए हैं। ठीक है, और इसमें ये बताती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर फर्स्ट से ही लिया गया है। और इसका पेज नंबर हम देखेंगे 6 पेज नंबर पर। ठीक है, एक ऐसे डायग्राम बना के दिया हुआ है जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसका अंतःपृष्ठ भौगोलिक चिंतन के साथ है, मतलब कौन से विषय का। तो ऑप्शन 1 है मानव शास्त्र। देखो मानव शास्त्र तो गलत हो जाएगा, मानव शास्त्र का संबंध है सांस्कृतिक भूगोल से, सांस्कृतिक भूगोल से। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसका। दूसरा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का है आर्थिक भूगोल से, आर्थिक भूगोल से। तीसरा है दर्शन शास्त्र, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। दर्शन शास्त्र का संबंध है भौगोलिक चिंतन से। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चौथा है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का किससे है, इसका है सामाजिक भूगोल से, सामाजिक भूगोल से। तो ये चारों ही ऑप्शन हमने देख लिए हैं कि मानव शास्त्र का संबंध है सांस्कृतिक भूगोल से, अर्थशास्त्र का है आर्थिक भूगोल से, दर्शन शास्त्र का है भौगोलिक चिंतन से, और समाजशास्त्र का है सामाजिक भूगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से किसमें आधुनिक मानव पृथ्वी पर दिखाई दिया। ऑप्शन 1 है अभिनव, 2 है अत्यंत नूतन, 3 है अति नूतन, 4 है अल्प नूतन। देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये जो है अपने क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर है चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास है। ठीक है, और उसके पेज नंबर 18 पर एक सारणी बनाकर दी हुई है जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है।
तो इसमें पूछा है कि आधुनिक मानव पृथ्वी पर दिखाई दिया, तो कौन सी युग में दिखाई दिया। देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इनको हम थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। अभिनव जो युग है उसको क्या कहा है, उसको कहा जाता है होलोसीन। होलोसीन, ठीक है। एक है अति नूतन युग, इसको कहा गया है प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन। एक है अति नूतन, अति नूतन को क्या कहा है, इसको कहा है प्लियोसीन। प्लियोसीन। एक है अल्प नूतन, अल्प नूतन को कहा है मायोसीन। मायोसीन, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि किसमें आधुनिक मानव पृथ्वी पर दिखाई दिया, तो आधुनिक मानव ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका, अभिनव युगी में यानी होलोसीन में। होलोसीन में जो आधुनिक मानव दिखाई दिया उसको देखो, उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है उसका होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस। इससे सही से नहीं लिखा जाता, आप सुनकर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एक है अति नूतन, ठीक है, जिसको कहा गया है प्लिस्टोसिन युग। देखो प्लिस्टोसिन युग है, उसमें आदि मानव का प्रादुर्भाव हुआ था, आदि मानव, ठीक है। इसको कहा गया है, इसको कहा जाता है होमो सेपियंस। जो आधुनिक मानव है उसको तो होमो सेपियंस सेपियंस कहा गया है, और जो आदि मानव है उसको कहा जाता है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो जो प्लिस्टोसिन युग है उसमें आदि मानव का प्रादुर्भाव हुआ, और जो होलोसीन है उसमें हुआ है आधुनिक मानव का। ऐसे ही जो अति नूतन युग है यानी जो प्लियोसीन है उसमें किसका होता है, इसमें आता है जो आरंभिक मानव के पूर्वज, ठीक है। जो मनुष्य के पूर्वज जो दिखाई देते हैं वो किस में हमें देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं प्लियोसीन युग में यानी अति नूतन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परतों में से कौन सी तरल अवस्था में है। ऑप्शन एक है भूपर्पटी, दो है बाहरी क्रोड, तीन है आंतरिक क्रोड, चार है सर्वाधिक ऊपरी मेंटल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लिया गया है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक से, क्लास 11th की बुक है, और इसका चैप्टर है 3 जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इस चैप्टर के पेज नंबर पे देखेंगे हम 26 पेज नंबर पे इसको देख सकते हैं, जहाँ पे पृथ्वी की 3 परतें दी गई हैं। एक है क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि तरल अवस्था में कौन सी है। पहली है भूपर्पटी, तो भूपर्पटी तो कठोर परत है ना कि तरल अवस्था में, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। और थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो भूपर्पटी है उसकी जो गहराई है महाद्वीपों के नीचे तो है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास, और महासागरों के नीचे है 5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। ऑप्शन 2 है भारी क्रोड। तो तरल अवस्था में देखो क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है, भारी क्रोड और आंतरिक क्रोड। जो आंतरिक क्रोड होती है वो उसका घनत्व सबसे अधिक होता है और वो सर्वाधिक कठोर भी होती है। लेकिन जो भारी क्रोड है, अपर क्रोड है, वो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, तरल अवस्था में भारी क्रोड पाई जाती है। तो आंतरिक क्रोड देख लिया, ये सब सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है और सबसे कठोर भी होती है। चौथा इसमें दिया है सर्वाधिक ऊपरी मेंटल। देखो सर्वाधिक ऊपरी मेंटल है उसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, ठीक है। और इसकी गहराई है लगभग 400 किलोमीटर। ये सभी हमने जो EMRS का पेपर किया था उसमें भी अच्छे से पूरा डिटेल में इनको समझा था, और जो हमारी MCQ सीरीज चल रही है उनमें भी ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से हमने देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मैग्मा पदार्थ का एक पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़ा गुम्बद बनाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 है ज्वालामुखी कुंड, 2 है सील, 3 है बैथोलिथ, 4 है डाइक। देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिया गया है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ज्योग्राफी से, और ये है चैप्टर 3, और पेज नंबर पर हम देखेंगे इसके 29 पेज नंबर पे, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि देखो वहाँ पे दिया गया है कि जो ज्वालामुखी द्वारा अंतर्वेदी जो स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ इसमें पूछा है कि यदि मैग्मा पदार्थ का एक पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा होकर गुम्बद बनाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है।
देखो ऑप्शन एक था ज्वालामुखी कुंड। तो ज्वालामुखी कुंड गुम्मद नहीं बनाते, बल्कि ये सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। तो इनमें जो मतलब इसकी ऊंचाई बढ़ने के बजाय इनमें इतना तीव्र विस्फोट होता है कि जो इनका ऊपर का मुख है वो ही उड़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कुंड जैसी संरचनाएं बन जाती हैं जिनको कोल्डेरा भी कहा जाता है, और जब इनमें पानी भर जाता है तो उनको कहा जाता है कोल्डेरा झील। ठीक है, तो इनको हमने पहले देख लिया अच्छे से। तो ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। दूसरा है सील। देखो सील क्या होता है कि जब जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं उनमें जब मैग्मा ऐसे क्षैतिज रूप में एक चादर के रूप में जमा हो जाता है, एक सील का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो मैग्मा का जमाव अगर जब क्षैतिज रूप में होता है तो किसका निर्माण होता है? सील का। और सील का ही एक रूप होता है शीट। ठीक है, जो इससे थोड़ी सी पतली चादर होती है उसको कहा जाता है सीट। तो ऑप्शन दो भी इसका गलत हो जाएगा। तीसरा है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब मैग्मा का जमाव भूप्रपट्टी के अंदर अधिक गहराई पर ऐसे गुम्मद के आकार में होता है तो उसको कहा जाता है बैथोलिथ। ठीक है, ऐसे ही है डाइक। डाइक क्या होता है? जब मैग्मा का जमाव जो चट्टानें हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसमें जब ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में मैग्मा का जमाव हो जाता है तो ऐसे एक दीवार की जैसी संरचना खड़ी हो जाती है, उसको कहा जाता है डाइक। तो आपको ये चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ज्वालामुखी कुंड, सेल, पैथोलिथ और डाइक क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित छोटी प्लेट का नाम है। ऑप्शन एक है कॉकॉस प्लेट, दो है नाजका प्लेट, तीन है अरेबियन प्लेट, चार है फिलिपिन प्लेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्लास 11 ज्योग्राफी की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, और उसका चैप्टर है 4, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, आप देख सकते हैं इस चैप्टर को। और इसका पेज नंबर हम देखेंगे, ये है 37 पे। ठीक है, जहाँ से आप इनको देख सकते हैं। वहाँ पर दिया हुआ है कि इस चैप्टर में दिया हुआ है कि जो मुख्य प्लेटें हैं वो तो बताई हैं 7। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार केवीएस में पूछा था। और कुछ अन्य छोटी प्लेटें भी दी हुई हैं। तो यहाँ हमें पूछा है छोटी प्लेटों से क्वेश्चन पूछा है। देखो पहला है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट किस किस के बीच में है? ये है मध्यवर्ती अमेरिका, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में। ठीक है, प्रशांत महासागर के बीच में। तो कोकोस प्लेट इसका आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये तो मध्य अमेरिका के बीच में है। यहाँ पूछा है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाजका प्लेट जो है दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। ऐसे ही और देखते हैं कि अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट जो अरब प्रायद्वीप है उसका भाग है। चौथा है फिलिपिन प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो जो फिलिपिन प्लेट है ये है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में। ठीक है, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी प्लेट है? ये है फिलिपिन प्लेट। यहाँ पर हम एक दो प्लेट का नाम और देख लेते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। एक है कैरोलिन प्लेट। ठीक है, कैरोलिन प्लेट किस किस के बीच में है? ये है न्यू गिनी के उत्तर में, जो न्यू गिनी है उसके उत्तर में फिलिपिन और इंडियन प्लेट के बीच में है, इंडियन प्लेट के बीच में है। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट प्लेट है जिसका नाम है फ्यूजी। तो ये फ्यूजी प्लेट कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये जो प्लेटें हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। कोकोस प्लेट हो गया, नाजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, इनका क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन एक है मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। दूसरा है ढलानों पर मृदा पतली होती है। तीसरा है ठंडी जलवायु में ह्यूमस संचयन तेज होता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि तीव्र होती है। चौथा है मृत पौधे पृथ्वी को ह्यूमस प्रदान करते हैं। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। देखो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले तो देखते हैं, ये लिया गया है चैप्टर 6 से, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं।
भू आकृतिक प्रक्रियाएं, और इसका पेज नंबर है 55, ठीक है, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जो मूल सेल है वो निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। देखो, मृदा निर्माण के 5 कारक बताए गए हैं। पहला तो हो गया मूल सेल, दूसरा हम देख लेते हैं स्थलाकृति, ठीक है, स्थलाकृति। तीसरा है जलवायु, चौथा है जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, और पांचवा है समय। तो जलवायु और जैविक क्रियाएं हैं, ये है सक्रिय नियंत्रक कारक, और जो स्थलाकृति और मूल सेल है वो है निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तो ऑप्शन ए तो इसका सही है। दूसरा है ढलानों पर मृदा पतली होती है। ऑप्शन 2 भी इसका सही है कि ढलानों पर मृदा की परत जो है पतली होती है, और जो समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मृदा की परत मोटी होती है। तो ऑप्शन 2 भी सही है इसका। तीसरा है ठंडी जलवायु में ह्यूमस संचयन तेज होता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि तीव्र होती है। देखो, ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ बैक्टीरियल वृद्धि तीव्र नहीं होती, बल्कि धीरे होती है, मंद गति से होती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं उपार्कटिक क्षेत्र है, टुंड्रा जलवायु के जो क्षेत्र है वहाँ पर निम्न बैक्टीरियल वृद्धि के कारण क्या होता है कि वहाँ पदार्थों में जो पीट से सही स्तर बन जाता है, ठीक है, पदार्थों के साथ क्या बन जाता है, पीट सही स्तर का विकास हो जाता है। लेकिन बैक्टीरियल तीव्र वृद्धि कहाँ होती है? ये होती है जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बैक्टीरियल वृद्धि तीव्र होती है। उससे क्या होता है कि जो मृदा की वनस्पति है वो शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हुमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, ये वाला इसका सही नहीं है। और चौथा और देख लेते हैं, मृत पौधे पृथ्वी को हुमस प्रदान करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाहित जल द्वारा विकसित वृद्ध स्वरूप की विशेषता है? स्थल रूप आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्थल रूप की विशेषता है। स्थल रूप, ठीक है, स्थल रूप की विशेषता है। यहाँ पूछा वृद्ध स्थल रूप की विशेषता। पहला है विसर्प बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प। दूसरा है उथली वी आकार की घाटियाँ। तीसरा है जलप्रपात व छिप्रिकाएँ। ये छिप्रिकाएँ आएगा यहाँ पे, ठीक, छिप्रिकाएँ। छिप्रिकाएँ, ठीक है। चौथा है वी आकार की गहरी घाटी। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? प्रवाहित जल यानी नदी के द्वारा उसकी वृद्धावस्था में, ठीक है, जब नदी वृद्धावस्था में बह रही होती है तो उस टाइम पे किस तरह के स्थल रूप का निर्माण करती है? तो पहला है विसर्प बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प। तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। विसर्प का निर्माण नदी जो है वृद्धावस्था में करती है। दूसरा है, ये 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा है उथली वी आकार की घाटी। देखो, उथली वी आकार की घाटी का निर्माण करती है युवावस्था में, ठीक है। तीसरा है जलप्रपात और छिप्रिकाएँ। जलप्रपात और छिप्रिकाओं का निर्माण भी युवावस्था में करती है। चौथा है वी आकार की गहरी घाटियाँ। देखो, वी आकार की उथली घाटी तो बनाती है युवावस्था में, लेकिन वी आकार की गहरी घाटी बनाएगी प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये वाला पूछा गया है अपना चैप्टर 7 है, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, ठीक है। चैप्टर 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, और इसका पेज नंबर हम देखेंगे 57, जहाँ से आप इसको और अच्छे से बाकी विशेषताएं भी इनकी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी सुनामी के समय सबसे पहले बचाव करती है? ऑप्शन 1 है रोद, 2 है पुलिन टीले, 3 है तट से दूर की रोधकाएँ, 4 है मैंग्रोव। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लिया गया है हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर है 7, ठीक है। और इसके पेज नंबर पर हम देखेंगे 72 पर। तो वहाँ ये एक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है जहाँ पर ये सभी
इन जो जो ये आकृतियाँ हैं उन सबके नाम दिए हुए हैं कि सबसे पहले जो सुनामी के समय सबसे पहले बचाव कौन सी करती है। तो सबसे पहले देखो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा रोदिकाएँ, दूसरे नंबर पर आता है रोद, तीसरे नंबर पर आता है पुल्लिन और चौथे नंबर पर हम देखेंगे पुल्लिन स्तूप और पाँचवें नंबर पर है मैंग्रोव। ठीक है, तो इनका क्रम भी अच्छे से याद कर लेना क्योंकि अभी दिसंबर 2025 में नोटिफिकेशन आने वाला है केवीएस का। हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक इसका एग्ज़ाम हो जाए और उसमें यहाँ से उनका क्रम पूछ लिया जाए। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना कि सबसे पहले सुनामी के समय सबसे पहले बचाव करती हैं रोदिकाएँ। अगर क्रम पूछे तो पहले रोदिकाएँ, फिर रोद, फिर पुल्लिन निस्तू, फिर आ जाएगा मैंग्रोव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तट से दूर की रोदिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से संचारित रेडियो तरंगे वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस परत से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं? ऑप्शन 1 है समताप मंडल, 2 है क्षोभ मंडल, 3 है मध्य मंडल, 4 है आयन मंडल। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका चैप्टर 8 है जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो वहाँ पर क्या है कि तापमान के आधार पर जो वायुमंडल की परतें हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तापमान के आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में, जिसमें है पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक है बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। तो यहाँ हमें पूछा है कि जो पृथ्वी से संचारित रेडियो तरंगे हैं वायुमंडल की निम्नलिखित कौन सी परत से ये परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं समताप मंडल। देखो समताप मंडल जो है ये है क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है समताप मंडल और जिसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है जो क्या करती है? हमारी पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो पहली ही परत आती है पृथ्वी के धरातल से हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो पहली परत होती है वो है हमारी क्षोभ मंडल जिसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। ठीक है, 13 किलोमीटर। और इसमें भी हम देखेंगे तो जो विषुवत रेखा है वहाँ पर इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो यहाँ विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ संवहनीय धाराएं ऊपर उठती हैं जिसके कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक है। तो ऑप्शन 2 भी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षोभ मंडल जो मौसमी परिवर्तन होते हैं वो सभी हमें किस में देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं क्षोभ मंडल में। तो ऑप्शन 2 भी इसका गलत हो जाएगा। तीसरा है आयन मंडल। देखो आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो समताप मंडल से 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, और यहाँ पर जाते जाते जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसकी खास विशेषता यही है। तो ऑप्शन 3 भी इसका गलत हो जाएगा। चौथा है आयन मंडल। देखो आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर की परत है आयन मंडल जिसकी ऊंचाई है 80 से 400 किलोमीटर। ठीक है, तो आयन मंडल में क्या होता है कि देखो जो समताप मध्य मंडल है उसमें जो इसकी 80 किलोमीटर की ऊंचाई है वहाँ तक आते आते टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। लेकिन आयन मंडल में वापस से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसकी खास विशेषता ये भी है कि आयन मंडल में पृथ्वी से संचारित रेडियो तरंगे ठीक है इस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी तक वापस आती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 सही हो जाएगा। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से की क्या विशेषता है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं और बाकी के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं वो भी बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ में और ऐसे ही हमारे बाकी के क्वेश्चन भी इस सीरीज़ के माध्यम से हम पूरा करेंगे। और आपको ये वीडियो या जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ और हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।